हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 7, जिसमें आप ये शेप देख सकते हैं। शेप के मुताबिक तो ये एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। तो वो कहता है फाइंड द वोल्टेज गेन। मुझे वोल्टेज गेन निकाल के दें, वी नॉट और वी आई डी, V1D है कि V I D है, चलें जो भी है आप V1D ही समझ लें। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है सबसे पहले, मतलब कि मैं आपको स्टेप वाइज बताता जाऊँगा जो जो वो इक्वेशन में कहना चाह रहा है, मतलब इस स्टेटमेंट के अंदर। तो V1D यहाँ पे V नॉट का तो मतलब हमें पता चलता है एक ही आउटपुट है, क्योंकि ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। इसकी फिर जो इनपुट होती है उसमें हमें थोड़ा बहुत कह लें कि डिफरेंस निकाल के V1D निकालना पड़ता है। तो V1D आपको पता है किसके इक्वल होगा, पहले ही मेंशन कर दो। V1D इक्वल होगा अपर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज, ठीक है, VI1 माइनस VI2। तो ये हमारे पास V1D होगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है, फॉर द डिफरेंस एम्पलीफायर, यानी कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, डिफरेंस भी कहा जाता है। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए जिसके केस में क्या है जी, हमारे पास R1 R3 की वैल्यू कितनी है, 5 किलो ओम, यानी ये आपस में बराबर वैल्यू रखते हैं। तो इसके लिए मैंने कॉमन मोड गेन करवाई थी, मतलब एक लेक्चर उसका अलहदा से बनाया था, वो लाजमी आपने देख लेना। अदरवाइज आपको इसका एक फार्मूला जो डेवलपमेंट है उसकी समझ नहीं आएगी। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाएगा। वो कहता है R2 एंड R4 इज इक्वल टू 100 किलो ओम, इनकी वैल्यू है 100 किलो ओम। तो ये कॉमन मोड गेन इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम पाई जाती है। आगे नेक्स्ट देखिएगा, वो कहता है व्हाट इज द डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस, RID क्या होगी। तो RID स्टूडेंट्स हमेशा आपने इनपुट 1 के रेजिस्टर को डबल कर देना, यानी कि इनपुट जो इनपुट 1 की साइड होती है वहाँ पे जिस रेजिस्टर से करंट गुजर के जाता है उसको आपने डबल करना है, आपको इनपुट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो RID हमारे पास बराबर होगा जी RID। आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, उसने बोला इनपुट रेजिस्टेंस, जैसा कि आपने देखा कि इनपुट वोल्टेज जो था डिफरेंस था VI1 और VI2 का, इसी तरह से रेजिस्टर भी यही होंगे। लेकिन बात यह इन दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर होगी, हमेशा बराबर होगी, कभी डिफरेंट नहीं होगी। डिफरेंट आ जाए तो वो कोई और क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें वो ये चीज़ नहीं पूछेगा जो इस यहाँ पे उसने पूछी है। तो हमारे पास क्या होगा जी, 2 टाइम्स ऑफ R1, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है R1 और R3 की। तो R1 कितना है, 5 किलो ओम। 5 को जब 2 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो 10 किलो ओम आ गई हमारी, यानी कि हमारा ये काम डन हो गया फर्स्ट एज इट एज। उसके बाद वो कहता है इफ़ द फाइंड, सबसे पहले हमारा मेन काम था इस चीज़ को फाइंड आउट करना। तो ये फाइंड आउट कर ना ले, फिर आगे मतलब कि इसकी, यानी हमारा क्वेश्चन अभी तक यहाँ तक सॉल्व होना शुरू हुआ है। अभी हमने आगे वाला हिस्सा नहीं पढ़ा, उसको वहीं पे स्टॉप करें। अब यहाँ पे हमने क्या मालूम करनी है, V नॉट और VI D। अगर हम V नॉट के लिए फार्मूला लिखते हैं तो V नॉट के लिए स्टूडेंट्स एक ही फार्मूला आएगा, देखिएगा कोई मसले वाली बात नहीं है। सबसे पहली बात आपको बताता चलूँ कि वो ये है, आप यहाँ पे ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं। अगर हम V नॉट को देखें तो V नॉट बस इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, यानी इस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, ये वाले इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ। तो इनकी अगर कैलकुलेशन निकाली जाए ना, तो हमारे पास एक फार्मूला डेवलप होता है जिसका नाम है R2/R1 इंटू VI1 माइनस VI2। अभी यह सिर्फ किसके लिए है, V नॉट के लिए फार्मूला लिखा जा रहा है। आप अगर इसकी डेरिवेशन चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको इंशाल्लाह इसकी क्या करूँगा जी, ये जो डेरिवेशन मतलब V नॉट इसकी फार्मूले के ये कैसे होता है, तो मैं आपको इंशाल्लाह इसके लिए एक अलहदा वीडियो बना के दे दूँगा। वैसे ये इतना फार्मूला याद करना मुश्किल वाली बात नहीं है। देखें इन्वर्टिंग का आपको याद है क्या फार्मूला होता था, RF/RI, यानी ये वाला RF होता था, ये RI होता था। इसमें क्या है जी, इसमें हमारे पास आ जाता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, यानी दो वोल्टेज का डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से हमें उन्हें माइनस में लेना पड़ता है। यानी साथ में इनपुट वोल्टेज होते थे लेकिन उसमें से आउट ये वाली वोल्टेज माइनस हो रही है, ये चीज़ मेरे अजीज। तो डन हो गया जी। अब आपने क्या करना है, इनकी जगह रिप्लेस करनी है। तो देखें आपके पास क्या आ जाएगा जी, आपके पास आ जाएगा V नॉट आवर VI1 माइनस VI2, यानी वो उधर बटे में चला गया और हमारे पास इधर रह गया R2/R1। आप देखते हैं जी क्या कंडीशन बनती है। ये एक छोटी सी चीज़ जो है वो नोट कर लीजिएगा, वो ये है कि इन्वर्टिंग का पोल है, इस वजह से हमारे पास एक आपको साइन याद होगा, वो रह गया मेरे से, कि हमारे पास साइन होता था -RF/RI। ये हमारे पास होता था इन्वर्टिंग का फार्मूला। तो माइनस का साइन मैं छोड़ रहा हूँ तो माइनस के साइन को लगाना ही होगा, माइनस का साइन लगेगा तो यहाँ पे ID के अंदर भी फ़र्क आएगा, यहाँ पे बाहर माइनस होगा तो ये इसका फार्मूला डेवलप होगा, क्योंकि माइनस का साइन इन्वर्टिंग की साइड से बनेगा। यहाँ पे हमने इन्वर्टिंग के माइनस को निगलेक्ट किया, वो निगलेक्ट नहीं करना ना, उसको मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके साथ चलना। तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, किसकी वजह से जी, क्योंकि हम ये जो मतलब डिफरेंस निकालने वाले हैं ये इन्वर्टिंग की साइड से निकाल रहे हैं हम।
और ये वाला माइनस इस वजह से डेवलप हुआ क्योंकि आर एफ ओवर आर आई का फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। जहाँ पे आर एफ होता था वहाँ पे R2 है, जहाँ पे आर आई होता था वहाँ पे R1 है। और उसके बाद इन दोनों वोल्टेजेस का क्या आ गया जी, डिफरेंस आ गया। तो इनके साथ अभी माइनस का साइन मौजूद है। तो आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं, V1D का अगर हम फार्मूला लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, इस माइनस को उस साइड पे ट्रांसफ़र करवाना होगा बटे में। तो हम दोनों साइड पे माइनस से डिवाइड करवा देते हैं। तो क्या होगा जी, -1 से कह लें, तो -1 से डिवाइड करवाया तो यहाँ पे आ गया बटे में साथ में माइनस VI1 माइनस VI2, ठीक है। और इधर -1 काट गया और R2 ओवर R1 रह गया। R2 ओवर R1 की वैल्यू पुट करें और अपना आंसर पाएँ। R2 है 100 के और R1 है जी 5 के। तो यहाँ से हमें इसकी मिल जाएगी वोल्टेज गेन, जैसा कि ये क्या बन रहा है, V0 ओवर V1D। तो V0 ओवर V1D आ गया जी। तो ये कितनी आ रही है, ये आ रही है 20 वोल्ट पर वोल्ट। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है जी, AD भी आप कह सकते हैं, AB भी कह सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो स्टूडेंट्स ये काम डन हो गया। अब हम नेक्स्ट केस पढ़ते हैं। नेक्स्ट उसने हमसे क्या मांगा है, वो कहता है इफ़ द टू की रेजिस्टेंस रेशियो R2 ओवर R1 एंड R4 ओवर R3, यानी कि जो टू की रेजिस्टेंस बन रही है R2 ओवर R1 और R4 ओवर R3 आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर बाय 1%, यानी एक दूसरे से सिर्फ 1% तक डिफरेंस हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा जी, व्हाट डू यू वांट एक्सपेक्ट द कॉमन मोड गेन। तो अब कॉमन मोड गेन टू भी क्या कि मतलब कि कॉमन मोड गेन क्या हो सकती है अगर ये 1% तक क्या हो जाए, आपस में से एक दूसरे से डिफरेंट हो जाए। तो यहाँ तक हमारा अब काम डन हो गया। अब देखते हैं इसका क्या नतीजा कार निकलता है। मैंने कॉमन मोड गेन का आपको फार्मूला निकाल के बताया था, ACM, जो हमारे पास बराबर था, आपको याद होना चाहिए। कॉमन मोड गेन का फार्मूला काफ़ी मतलब कि मददगार है। अगर आप उसको याद नहीं करेंगे आपका काम डन नहीं होगा। तो इसका फार्मूला था स्टूडेंट्स सिंपली कि सबसे पहले जो मतलब कि साइडेड वाले रजिस्टर हैं, यानी ग्राउंडेड के नज़दीक उनको आपने लिखना है, यानी R1 और R4 इन दोनों का मल्टीपल आ गया पहले। फिर इसमें से माइनस करना है किसको, इन दोनों के मल्टीपल को, जो बाकी दो रजिस्टर रह गए हैं, R2 और R3। और उसके बाद आप क्या होगा जी, हम सिर्फ एक रेजिस्टर को बटे में क्या करेंगे जी। अब देखें R2 तो हमारा निकल गया बीच में से, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं इस हिस्से की, इसमें जो करंट फ्लो करेगा। तो उस लिहाज से क्या होगा जी, R2 तो निकल गया लेकिन R1 आ गया और उसके साथ क्या होंगे जी, ये दो रेजिस्टर होंगे। अब ये दोनों सीरीज की फॉर्म में होते हैं अगर हम इस तरह से करंट को फ्लो करवाते हैं। अगर आपने कॉमन मोड गेन समझा है मेरे लेक्चर से तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो इसका फार्मूला आता है R3 + R4। तो ये इसका फार्मूला है स्टूडेंट्स। अब वो कहना चाह रहा है कि अगर ये 1% आपस में से एक दूसरे से डिफरेंट हो जाए तो आपके पास क्या आंसर आएगा। तो 1% का मतलब क्या होता है, यानी 1 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 0.01। तो इसका आंसर हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है कि यानी कि 0.01 ही आने वाला है। कोई ज़रूरत नहीं है इसमें वैल्यूज़ पुट करने की, क्योंकि आपने सिर्फ रीज़न लिखनी है एज यू से, जैसा कि आपने कहा, यानी कि जैसा कि तुमने कहा, एज यू से, ठीक है। यानी कि जैसा कि भैया आपने कहा कि क्या हो जी, रेजिस्टेंस रेशियो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी सिर्फ इतना लिखते हैं R2 ओवर R1 होल एड R4 ओवर R3 आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर, ठीक है। आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर इतना लिख के उसके बाद ये भी लिखिएगा बाय 1%, देन वी गेट, यानी कि हम फिर क्या हासिल करेंगे, देन फिर हमारे पास कॉमन मोड गेन क्या आएगी जी, ACM। अभी मैंने ऊपर लिखी है 1% का मतलब यही है, 1 को 100 से डिवाइड करवा दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें वैल्यूज़ पुट करने की। इसका आंसर 0 आएगा। क्यों गाइस, क्योंकि R1 और R4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसी तरह से ये देखें 500 हो गया, इधर भी 500 होगा, तो 500 माइनस 500 कितना होगा, 0 आ जाएगा। लेकिन उसका कहना अगर वो 0.01% डिफरेंट हो जाए, अब आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी। उसका पता कहने का मेन मतलब क्या है, वो ये कहना चाहता है कि पहले उनकी वैल्यू सेम है। देखें वैल्यू सेम है ना, यानी R1 और R3 की वैल्यू सेम है, R2 और R4 की वैल्यू सेम है। यानी वो कह रहा है कि 19-20 का फ़र्क आ जाए, 1% का, उसका ये मतलब है। तो क्या आपकी कॉमन मोड गेन क्या निकलेगी, डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख दो यार, बस 0.01, ठीक है। ये आपकी कॉमन मोड गेन है, बस इतना उसको कैद और दफ़ा करो। कॉमन मोड गेन का काम डन हो गया जी। आगे की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आगे वो क्या कहता है।
अब वो कहता है आल्सो फाइंड द CMRR। अब इसका स्टैंड क्या होता है? इसका स्टैंड फॉर ये होता है कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो हमने निकालनी है इन दिस केस। वो कहता है निगलेक्ट आपने क्या करना है जी, इफेक्ट ऑफ रेशियो मिसमैच ऑन एडी के जो मिसमैच है उसको आपने इफेक्ट क्या करना है, निगलेक्ट करना है। तो एवी आपको पता है हमारी किसके बराबर थी, एडी ही के बराबर थी। तो आए कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो निकालते हैं। आपने पास CMRR का सिंपल सा फार्मूला है, लगा देना 20 टाइम्स लॉग ऑफ, ये बराबर होती है AD अवर ACM, यानी कॉमन मोड गेन से वोल्टेज गेन डिवाइडेड बाय कॉमन मोड गेन का 20 टाइम्स लॉग लें तो ये डेसिबल में आ जाती है। यही चीज़ है मेरे भाइयों, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। ये डेसिबल में करने के लिए हम कर रहे हैं क्योंकि उसने ये मुझे कंडीशन बताई थी कि इसे डेसिबल में ही लिया जाता है हमेशा CMRR को। तो इंशाल्लाह आपका काम ईजी होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने जितना एक्सप्लेन कर दिया इसके बाद तो यार कोई रहता ही नहीं है सिस्टम के आपको मतलब ये चीज़ समझ में ना आए। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो इसका मतलब कि ये आपका खुद का दिमाग है जो इफेक्ट कर रहा है आपको। तो थोड़ा बहुत बेहतर बनाएं यार अपनी इमेज को। AD हमारे पास कितनी आई थी, 20 को डिवाइड करवा दो जी 0.01 जी। तो ये देखें स्टूडेंट्स, आपको ये अब नज़र आ रहा होगा, देखें ये आपके सामने है। इसको इज इक्वल टू करता तो कितना देता है, 66.02। तो दिस इज़ अवर आंसर। तो लिहाजा यहाँ पे पुट कर दीजिए 66.02। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, वो डेसिबल नहीं लिखते। तो जब तक डेसिबल नहीं लिखेंगे ये आंसर करेक्ट नहीं समझा जाएगा। तो अब डेसिबल लिखा तो हमारा काम डन हो गया। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।